नमस्कार साथियों, पोपी लाडवाड़ की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो रहेगा एकाधिकार में फर्म्स के संतुलन और फर्म की कीमत का निर्धारण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, यानी इंग्लिश का शब्द है कि मोनोपोली, जो कि लैटिन भाषा के मोनोपोलिन से लिया गया है और इसका अर्थ होता है एकाधिकार। और एकाधिकार नाम में ही छिपा हुआ है कि एक का अधिकार। अधिकार के अंदर अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में जो है ना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जो एकाधिकार के अंदर जो फर्म होती है वो फर्म ही क्या होती है, एक उद्योग होती है। वो फर्म ही जो ना एक अकेला विक्रेता होती है और कोई उसके साथ में सहयोगी नहीं होता, अकेला ही होता है। ठीक है, अकेला ही विक्रेता होता है वो फर्म और वो उद्योग। यानी कहने का मतलब क्या है, वो फर्म भी होती है और उद्योग भी होता है। एकाधिकार जिस प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसका वो उत्पादन करता है, उस वस्तु का कोई भी निकट स्थानांतरण नहीं होता। निकट स्थानांतरण का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग लैक्स के स्थान पर डेटोल ले आते हैं। ठीक है, तो उसका स्थानांतरण है, यानी साबुन है, साबुन को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो एक दूसरे की स्थानांतरण है। लेकिन एकाधिकार के अंदर क्या होता है, उसका इस प्रकार का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता। वह एक विशेष वस्तु की एकमात्र जो है फर्म होती है, जो एक विशेष वस्तु का जो है ना उत्पादन करती है। ठीक है, यानी एकाधिकार के परिचय की बात करें तो एकाधिकार एक ऐसी फर्म होती है, एकमात्र एक ऐसी फर्म होती है जो किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करती है और उस वस्तु का दूर दूर तक कोई निकट स्थानांतरण नहीं होता। ये है एकाधिकार। और इसकी और विशेषता क्या है, नई फर्में जो होती हैं, जैसा भी हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, नई फर्में आती हैं उद्योग के अंदर, अपना बिजनेस सेट करती हैं, चलती हैं तो ठीक है, अदरवाइज बाहर भी हो जाती हैं। यानी मैसेज इसके अंदर ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बहुत ज्यादा फर्में आती हैं, लेकिन एकाधिकार के अंदर क्या होता है, इस प्रकार की जो नई फर्में होती हैं उसके ऊपर प्रतिबंध होता है, यानी उनको एंट्री अलाउड नहीं होती। कीमत निर्धारक होता है। हालांकि हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पढ़ा था कीमत का निर्धारण जो है ना उद्योग करता है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। ठीक है, मांग और पूर्ति के द्वारा जो है ना उद्योग निर्धारित करता है कीमत को। लेकिन एकाधिकार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार में कीमत का निर्धारण जो है अकेला उत्पादक, यानी जो हमारी फर्म है, एकाधिकारी जो फर्म है या फिर वो उद्योग है, वही उस कीमत का निर्धारण करता है। यहाँ पर विशेष बात एक और है जो डिस्कस की हमने, जो फर्म है ना वही उद्योग होता है, कोई और नहीं है, वही उद्योग होता है। इसके अंदर कीमत विभेद होता है। कीमत विभेद का मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या है, एक उत्पादक या फिर एक जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, उद्योग है, एक विशेष वस्तु को अलग अलग बाजारों के अंदर जो है ना अलग अलग कीमत के ऊपर दे सकता है, तो वो होता है कीमत विभेद। बिजली भी जो है ना हाउस होल्ड के अंदर जो है ना कम रेट के ऊपर चलती है और इंडस्ट्री जो एरिया है उसके अंदर जो है ना हाई रेट के ऊपर चलती है, वहां पर कॉस्टली रेट होता है इसका। ठीक है, जो हाउस होल्ड है, आपने जो मतलब जहां पर हम लोग बस्तियां में रहते हैं, वहां पर हाउस होल्ड जितने भी घर हैं उनमें जो ना बिजली जो आती है वो बहुत ही सस्ते दामों में आती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री एरिया के अंदर, तो वहां पर होता महंगा होता है। तो इसको बोलते हैं कीमत विभेद, यानी एक वस्तु को अलग अलग बाजारों में जो ना अलग अलग कीमत पर बेचना, वो कीमत विभेद कहलाता है। तो एक कीमत विभेद है। पूर्ति वगैरह का अभाव होता है, यानी जो हमारा एकाधिकार है, एकाधिकार का मतलब क्या है, एक कई अधिकार है, वो खुद ही सेट करता है कि मुझे कितना सेल करना है। ठीक है, मतलब कितनी सप्लाई सेट करनी है, अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है अपने आप को वो सेट कर लेता है, अपनी सप्लाई को सेट कर लेता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई वर्कर का जो ना अभाव होता है, सप्लाई वर्कर इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर एक विशेष बात और ये है, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसका स्लोप जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है, एवरेज रेवेन्यू का भी और मार्जिनल रेवेन्यू का भी। और जो एवरेज रेवेन्यू है वही इसका मांग वक्र होता है। ठीक है, मांग वक्र इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाते हैं तो मांग घट जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम कीमत को घटाते हैं तो मांग बढ़ जाती है। यानी मांग का जो नियम होता है वो यही बताता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। दैट मीन्स क्या है कि वो मांग का जो नियम है, वो मांग का नियम यहाँ पर जो है एवरेज रेवेन्यू के अंदर ही दिखाया गया है। यानी एवरेज रेवेन्यू ही यहाँ पर हमारा मांग वक्र होता है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है यहाँ पर अलग अलग होते हैं। हालांकि हमने पहले पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक्सिस के समांतर होते हैं और दोनों एक ही होते हैं। लेकिन एकाधिकार के अंदर क्या है, दोनों जो हैं अलग अलग हैं, इनका स्लोप
डाउनवर्ड स्लोप होता है और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के मुकाबले धीमी गति से नीचे गिरता है और मार्जिनल रेवेन्यू तेज गति से नीचे गिरता है। एक बार देख लेते हैं वो किस प्रकार से होता है। देखिए, तो ये होता है हमारा ओ एक्सिस के ऊपर आउटपुट मापा जाता है और वाई एक्सिस के ऊपर रेवेन्यू है, कॉस्ट है और प्राइस जो है इसके ऊपर मापी जाती है। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप कैसा होता है? एवरेज रेवेन्यू का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक इस प्रकार से जो है ना एवरेज रेवेन्यू का स्लोप होता है। हालांकि हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पढ़ा था तो वो ओ एक्सिस के समांतर था, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी और मार्जिनल रेवेन्यू भी। हम बात कर रहे हैं एकाधिकार की। तो एकाधिकार में क्या होता है? एकाधिकार में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन जो है दिखा रहा है। अगर यहाँ पर प्राइस हमारी बढ़ती है तो क्वांटिटी हम लोग बहुत कम लेंगे, जैसे ही हमारी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। दैट मीन्स कि हमने जो पढ़ा था मांग का नियम ये बताता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये उस चीज को शो करता है, इसलिए डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो भी डाउनवर्ड होता है, ठीक इसी प्रकार से, लेकिन उसका स्लोप जो होता है डाउनवर्ड तो होता है लेकिन AR के मुकाबले में वो तेज गति से नीचे की ओर गिरता है। देखिए ऐसे इसके बीचों बीच आता है, हम लोग यहां तक इसको लेके आएंगे। ये होता है हमारा MR, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। हालांकि हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पढ़ा था एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ओ एक्सिस के समांतर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। AR का स्लोप भी नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, और मार्जिनल रेवेन्यू का भी स्लोप नेगेटिव है। तो इसके अंदर AR और MR हमने देखा इस प्रकार से होता है। तो यहाँ इसके अंदर संतुलन कैसे होता है? संतुलन की जो कंडीशन होती है इसके अंदर, पहली कंडीशन है MR = MC होना चाहिए। दूसरी क्या है? MC MR को नीचे से काटता है या फिर नीचे से काटता हो, भी हमने देख ली कंडीशन होती है संतुलन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो संतुलन होगा वो कहां पे होगा? वो यहां पर होगा, ये होगा हमारा MC, ठीक है। संतुलन होगा इस बिंदु के ऊपर, E बिंदु के ऊपर। तो E बिंदु एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हैं और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट रही है, ठीक है। तो ये होता है संतुलन, एकाधिकार का संतुलन या फिर कीमत का निर्धारण की बात करते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे कि एकाधिकार के अंदर दो विश्लेषण किए थे, दो विधियों को डिस्कस किया था। कुल आय तथा कुल लागत विश्लेषण किया था, सीमांत आय और सीमांत लागत विश्लेषण किया था। दोनों विश्लेषण हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर भी किए थे और यहाँ पर भी हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अल्पकाल के अंदर एकाधिकार का संतुलन और कीमत का निर्धारण, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। फिर दीर्घकाल के अंदर चलेंगे, दीर्घकाल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। दीर्घकाल के अंदर जैसा भी हमने पढ़ा था पहले पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन एकाधिकार की जब बात कर रहे हैं तो एकाधिकार में जो हमें मिलेगा दीर्घकाल के अंदर वो मिलेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एकाधिकार के अंदर दीर्घकाल में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, न कि नॉर्मल प्रॉफिट। हालांकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हमने नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा था, लेकिन जब एकाधिकार की हम बात कर रहे हैं तो एकाधिकार के अंदर दीर्घकाल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी बात करते हैं दो विश्लेषण की। सबसे पहला विश्लेषण जो है हमारा है कुल आय और कुल लागत विश्लेषण। ओ एक्सिस के ऊपर हमें माय डियर फ्रेंड्स पता है आउटपुट लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग वही कॉस्ट और रेवेन्यू लेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे कॉस्ट और रेवेन्यू और ओ एक्सिस के ऊपर लेते हैं आउटपुट। सबसे पहले बात करेंगे टीपी की, टीआर की। तो टीआर का स्लोप, टीआर का मतलब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है कुछ। जो टीआर होता है माय डियर फ्रेंड्स वो मूल बिंदु से उठता है। मूल बिंदु से उठने का कारण इसका ये है, ये दिखा रहा है इसके अंदर कि रेवेन्यू और ओ एक्सिस के ऊपर लेते हैं आउटपुट। सबसे पहले बात करेंगे टीपी की, टीआर की। तो टीआर का स्लोप, टीआर का मतलब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है कुछ। जो टीआर होता है माय डियर फ्रेंड्स वो मूल बिंदु से उठता है। मूल बिंदु से उठने का कारण इसका ये है, ये दिखा रहा है इसके अंदर
कि जैसे जैसे हम लोग आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, तो वैसे वैसे ये जो है ना बढ़ता जाता है। अब वैसे वैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि कॉस्ट या फिर जो रेवेन्यू है वो जो है ना ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। इसलिए इसका स्लोप जो है इस प्रकार से होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर इसका स्लोप जो है कंस्टेंट हो जाता है, उसके बाद में जो है ना डाउन हो जाता है, ठीक है, नीचे भी गिरना शुरू हो जाता है। तो हम लोग ये बात करेंगे इसके अंदर। दूसरी बात है इसके अंदर टीसी जो है यानी टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, ये भी हमने कॉस्ट फंक्शंस के अंदर पढ़ा हुआ है। सारे कंसेप्ट जो है क्लियर कर रखे हैं, सारे डायग्राम जो है, सारी कॉस्ट जो है उसके अंदर क्लियर कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पूरा चैप्टर जो है कॉस्ट से रिलेटेड है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज डिस्कस कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इनवर्स एस आकार का होता है। देखिए ऐसे होता है टोटल कॉस्ट, इसको हम लेते हैं टीसी। ये टीसी ऐसे क्यों होता है, इसकी उत्पत्ति जो है सी से क्यों होती है। सी से उठने का कारण इसका ये है कि उत्पादक जो है वो एकाधिकार है या पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई भी है, डजंट मैटर, हर एक के अंदर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होती है। कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। तो यहां जो है ओसी तक एकाधिकार की कुछ लागत है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे कि फिक्स कॉस्ट में आ जाता है रेंट आता है, ठीक है, या फिर मशीनरी आती है, या फिर जो हमारे बिल आते हैं वो जो है ना फिक्स होते हैं, देने होते हैं, पे करने होते हैं। और भूमि का जो रेंट है वो भी है। तो कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, इसलिए जो है ना टीसी की शुरुआत जो है ओसी से होती है, यानी सी बिंदु से होती है, मूल बिंदु से जो कि बहुत ऊपर है, यहां से टीसी की शुरुआत होती है। कारण क्या है, उत्पादन शुरू हो या ना हो, हम लोग प्रोडक्शन करें या ना करें, तब भी जो है हमारी लागत जो है बनी रहती है, वो ओसी के समांतर बनी रहती है। यानी ओसी के बराबर जो है हम कॉस्ट पे करते हैं, चाहे हमारा प्रोडक्शन जीरो ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो इसकी उत्पत्ति होती है वो सी बिंदु से होती है जो वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यहां पर एक पॉइंट आता है जहां पर टी आर और टीसी दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है, जैसे जैसे हम लोग समय के अनुसार अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं, इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं, तो पहले क्या होता है, यानी ए बिंदु से पहले क्या होता है, ए बिंदु से पहले जो है टीसी टी आर के ऊपर है। दैट मीन्स क्या है कि लागत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। ए बिंदु से पहले ए बिंदु के ऊपर क्या होता है, दोनों टी आर और टीसी जो है ना बराबर हो जाते हैं, तो वो पॉइंट आता है ये वाला, ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से जो है एक दूसरा पॉइंट भी आता है जिसको बोलते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट के ऊपर भी वही चीजें हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है उसके अंदर टीसी ग्रेटर देन हो जाता है टीआर। यहां पर भी क्या है, टीसी ग्रेटर देन टीआर है, यहां पर भी क्या है, टीसी ग्रेटर देन टीआर है। लेकिन इसका जो बीच का जो एरिया है, इस बीच के एरिया के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से, यानी इस डायग्राम के हिसाब से एक उत्पादक जो है संतुलन में कहां पे होता है, टोटल प्रॉफिट उसका अधिकतम कहां पे होता है, उसका टोटल प्रॉफिट वहीं पर अधिकतम होता है जहां पर टीसी और टीआर का अंतर अधिकतम होता है। ये वाला टीआर और टीसी का अंतर जहां पर सबसे अधिक होगा वहीं पर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट का निदान होता है। तो टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है इससे, अब देखिए यहां पर जो है मूल बिंदु है, जीरो है। अगर हम इसकी नीचे की बात करें तो वो क्या होगा, सारा का सारा एरिया नेगेटिव होगा, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, यहाँ पर जीरो है, ये मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, बचपन से ही। तो यहां हम लोग जो बताना चाहते हैं इसके अंदर वो ये है कि टोटल प्रॉफिट का जो कर्व आएगा वो कहां से आएगा, कैसे आएगा। तो देखिए वो निकलता है इस प्रकार से, यहां से ये वक्र बना दिया हमने टीपी, जिसको बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट क्या दिखाता है, टोटल प्रॉफिट की शुरुआत कहां से होती है, नीचे से होती है, ओ बिंदु के नीचे से होती है, ठीक है। और यहां हम ले लेते हैं A1 बिंदु, A1 के ऊपर मतलब A1 तक जो है टोटल प्रॉफिट नेगेटिव रहता है। A1 तक टोटल प्रॉफिट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ना ए बिंदु तक टोटल कॉस्ट ज्यादा होती है, किससे, टोटल रेवेन्यू से। तो इसलिए यहां पर टोटल प्रॉफिट भी माइनस में चलता है। लेकिन जैसे ही हम ए बिंदु की बात करते हैं जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारा टोटल प्रॉफिट जीरो होता है,
नहीं लॉस है, नहीं प्रॉफिट है। उसके बाद में जैसे जैसे ए बिंदु के बाद में चलते हैं तो जो टी आर और टी सी का जो अंतर है वो अधिकतम होना शुरू हो जाता है। यानी क्या कि इसके बाद में ए बिंदु के बाद में टी आर ग्रेटर देन हो जाता है टीसी से, ये होता है टी आर ग्रेटर देन टीसी। किसके बाद में? ए बिंदु के बाद में। लेकिन ए बिंदु से पहले क्या होता है? ये उल्टा होता है, टीसी ग्रेटर देन होता है टी आर के। ए बिंदु से पहले तो कॉस्ट ज्यादा होती है और ए बिंदु के बाद में टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा कहां पर सेट होता है? वो वहीं पर सेट होता है जहां पर टी आर और टी सी का डिफरेंट अधिकतम होता है, तो वो यहां पर है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एम और एन बिंदु। तो ये जो बिंदु हैं यहां पर जो है टी आर और टी सी का डिफरेंट सबसे अधिक है, तो यहीं पर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अधिकतम होता है। और यही चीज हमने टोटल प्रॉफिट के अंदर दिखा रखी है। तो यहां पर भी जो है ये पॉइंट बनते हैं यहां पर M1 और N1। तो ये जो है अधिकतम प्रॉफिट है। यहां पर एकाधिकार अपने प्रॉफिट को अधिकतम करता है और यहीं पर जो है अपने उत्पादन को निर्धारित करता है, यानी ON क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा और इसके ऊपर जो उसको अधिकतम लाभ होगा वो MN या फिर M1 N1 के बराबर जो है उसको लाभ मिलेगा। तो ये है हमारा विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं कुल आय और कुल लागत विश्लेषण। इस विधि के द्वारा भी एक एकाधिकार जो है अपने लाभ को अधिकतम करने की प्लानिंग करता है। एक ये विधि है, एक ये विश्लेषण है, इसके माध्यम से भी ये सोचता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी एक उत्पादक जो है, एक एकाधिकार जो है देखता है कि उसको कहां पर लाभ अधिकतम होता है। तो सीमांत आय और सीमांत लागत विश्लेषण। तो इस विधि के अंदर संतुलन में कहां पे होता है, पहले हम लोग यही देखते हैं कि संतुलन कहां पे होता है। तो एवरेज रेवेन्यू का स्लोप ये होता है हमारा AR। AR यहां पर होता है और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे से आता है। ठीक है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू की जो स्पीड होती है वो एवरेज रेवेन्यू के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या है कि एवरेज रेवेन्यू जो है ना कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, ये एवरेज रेवेन्यू जो है ना हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव भी होता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी होता है और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू क्या रहता है? हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। और पूर्ण एकाधिकार के अंदर एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड करो बोलते हैं। ठीक है, तो संतुलन इसके अंदर कहां पे होगा? हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ संतुलन। सीमांत आय और सीमांत लागत विश्लेषण के अंदर संतुलन कहां पे होगा? जहां पर MR = MC होगा और MC MR को नीचे से काटेगा। दैट मींस कि हम लोग MC लेते हैं तो MC कहां से आएगा? इस प्रकार से ये आएगा MC। ठीक है, ये होगा हमारा MC। तो MC MR को E बिंदु के ऊपर काट रहा है। हालांकि ये बातें हमने यहां पर भी डिस्कस की है, संतुलन कहां पर निर्धारित होता है वो डिस्कस किया था। और इसके अंदर हमने सिर्फ ये दिखा था कि AR और MR का स्लोप कैसा होता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर दिखा रहे हैं, सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज है। लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस में जो है ना ये बातें काम आएंगी, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ हम दो वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, कुल आय और कुल लागत विश्लेषण, सीमांत आय और सीमांत लागत विश्लेषण। कुल आय के अंदर हम लोग इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, सीमांत आय के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे अल्पकाल की, तो अल्पकाल के अंदर हम लोग इस विधि के अकॉर्डिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस को डिस्कस करेंगे इस विधि के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो है ना संतुलन में होता है ई बिंदु के ऊपर, जहां पर दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। MR = MC होता है और MC MR को नीचे से काटता है। ये हुई संतुलन की बात। अब हम देखते हैं सीमांत आय और सीमांत लागत विश्लेषण के अंदर जो प्रॉफिट हैं वो कितने प्रकार के मिलते हैं। तो प्रॉफिट बी माई डिफरेंस, अगर हम बात करें यहां पर एकाधिकार के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे हम यहां पर दो काल के अंदर, एक होगा अल्पकाल और एक होगा दीर्घकाल। तो अल्पकाल के अंदर एक एकाधिकार किस प्रकार से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, किस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है और कब जो है वो मिनिमम लॉस कमाता है, वो इनके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहां पे होंगे, कैसे डायग्राम बनेगा, कैसे एवरेज कॉस्ट जाएगी, कैसे मार्जिनल कॉस्ट जाएगी,
कैसे एवरेज रेवेन्यू जाएगा, कैसे मार्जिनल रेवेन्यू जाएगा, ये सारी बातें जो हैं हम लोग दिखाने वाले हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, यहां पर भी मैंने देखा है संतुलन कैसे होता है, वही बातें यहां पर भी डिस्कस करेंगे। संतुलन कहां पे होता है? तो संतुलन होता है हमारा वहां पर जहां पर दो कंडीशंस हमारी पूरी होंगी, MR इज इक्वल टू MC होगा और MC MR को नीचे से काटेगा। तो यहां वो चीज हम लोग ले लेते हैं, ये हुआ हमारा MC। तो MC MR को E बिंदु के ऊपर काटता है, तो यहां E के ऊपर पहला पॉइंट हमारा MR इज इक्वल टू MC भी होता है, और दूसरा पॉइंट जो है कंडीशंस का ये भी है कि MC MR को नीचे से काटता है। दैट मीन्स कि संतुलन होना चाहिए हमारा यहां पर। और इसके ऊपर जो क्वांटिटी सेट करेगा, आउटपुट सेट करेगा, वो करेगा ये OQ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है कि उसकी जो लागत है वो लागत कम होगी और रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो हमने एवरेज कॉस्ट कुछ इस प्रकार से बनानी है जो कि एवरेज रेवेन्यू से नीचे रहे, ठीक है, तभी हम लोग क्या दिखा पाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा पाएंगे। तो जो एवरेज कॉस्ट जो बनाएंगे हम लोग, एवरेज कॉस्ट लेके आएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कर्व बना दिया हमने। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ये दिखाता है कि ई बिंदु के अकॉर्डिंग जो लागत आती है, जो प्राइस सेट होती है, वो मतलब जो लागत आती है वो क्या है, इतनी आती है, यानी ओपी के समांतर जो है यहां पर वह लागत दे रहा है, यानी एवरेज कॉस्ट जो है उसकी कितनी आ रही है, इस बिंदु के ऊपर आ रही है एवरेज कॉस्ट, E1 बिंदु के ऊपर आ रही है उसकी एवरेज कॉस्ट। तो ये इतनी लागत देता है, इस लागत के ऊपर वह हम दिखाना चाहते हैं, इस लागत के ऊपर हम दिखाना चाहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कॉस्ट कम और रेवेन्यू ज्यादा। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, ई पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है हमारा रेवेन्यू कितना होता है, रेवेन्यू होता है हमारा इस लाइन तक, यानी जो एवरेज रेवेन्यू की जो लाइन है ना, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो है यहां पर ऊपर तक, यानी यहां तक जो है, इस पॉइंट तक जो है वो रेवेन्यू कमाता है। यानी यहां तक तो क्या करता है, नीचे वाले पॉइंट तक OP1 प्राइस लेता है जिस वस्तु का वो उत्पादन करता है, लेकिन उसके ऊपर जो लागत आती है वो आती है OP, और जो प्राइस लेता है वो कितनी लेता है, OP1। दैट मीन्स क्या कि PP1 जो है इसका प्रॉफिट का एरिया बच जाता है। ये जो PP1 है ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो एरिया रहेगा इसका सारा सारा क्या रहेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में अगर हम इसको कहें कि किस प्रकार से इसको दिखाएंगे, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ये एरिया जो है, जो हमने डार्क कर दिया, इसको हम लोग लिख देंगे कि ये इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, और ये जो एरिया है इसका क्या है, लागत का एरिया है। मतलब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है एवरेज कॉस्ट से। तो ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि P1 और E1 E2 का जो एरिया है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया है। इसकी जो नीचे का एरिया है OP और Q, E1 का जो एरिया है ये क्या है, कॉस्ट का एरिया है। तो इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। AR का स्लोप का हमें पता ही है, एवरेज रेवेन्यू होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू ये होता है, ठीक है। नीचे हमने वही एसिड लेना है, आउटपुट, और यहां पर वही चीज है जहां पर हमने पहले लिया था, कॉस्ट है, रेवेन्यू है और प्राइस है। ये चीजें हमने यहां पर लेनी है वाई एक्सिस के ऊपर। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स कहां पे होता है, संतुलन कहां पे होगा, संतुलन की जो कंडीशन है वो वही है, MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए और MC MR को नीचे से काटेगा। ये तो कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, हर जगह लागू होंगी। तो यहां पर हम लोग लेते हैं संतुलन। सबसे पहले ये हुआ हमारा MC, और MC जो है MR को, यानी इस MR को E बिंदु के ऊपर काट रहा है, ठीक है। तो E बिंदु के ऊपर जो है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस और सेकंड ऑर्डर कंडीशंस दोनों की दोनों कंप्लीट हैं। MR इज इक्वल टू MC भी होता है और MC MR को नीचे से भी काट रहा है, संतुलन में है।
लेकिन इसके अंदर हम दिखाना चाहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या है, जहां पर एवरेज कॉस्ट बराबर होगी एवरेज रेवेन्यू के, तो वहां पर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब सामान्य लाभ होगा, नहीं लागत होगी ज्यादा, नहीं प्रॉफिट होगा, तो होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हमारी जो एवरेज कॉस्ट जाएगी, जैसे हमने यहां पर एवरेज कॉस्ट ली है, ये यहां से जा रही है, तो इसके अंदर एवरेज कॉस्ट कहां से जाएगी, हमने पहले ली है एमआर से होते हुए, लेकिन यहां कहां से लेंगे, यहां लेंगे एआर से होते हुए। ठीक है, तो यहां पर एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व जाएगा इस प्रकार से, ये हुआ हमारा एसी। तो एसी एआर को इस बिंदु के ऊपर कट करती है, यानी E1 बिंदु के ऊपर कट करती है, और यहीं पर जो है ना हमारी लागत आती है, और यहीं पर हमारा रेवेन्यू आता है। तो इस क्वांटिटी के ऊपर जो है OQ क्वांटिटी जो है इस कीमत पर बेच रहा होता है। ठीक है, और इस क्वांटिटी के ऊपर क्या होता है, एवरेज कॉस्ट भी ओपी ही है और एवरेज रेवेन्यू भी जो है ना ओपी ही है। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू जो है दोनों के दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नहीं ज्यादा नुकसान हुआ, नहीं ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये जो पोजीशन है एआर की और एसी की, ये दिखा रही है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं मिनिमम लॉस। एकाधिकार जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है पहले, उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। फिर कई बार क्या होता है कि अल्पकाल के अंदर उसको कई बार क्या होता है कि नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अल्पकाल के अंदर उसको कई बार लॉस भी हो जाता है, संसाधनों की कमी के कारण से, मतलब या फिर कुछ लेबर्स की कमी के कारण से, मतलब कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और न्यूनतम हानि भी होती है। तो वो हम देखते हैं यहाँ पर न्यूनतम हानि किस अवस्था में होता है। वही बातें होंगी इसके अंदर भी जो कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर करी थी। तो मिनिमम लॉस जो है कहां पे होगा, हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम लॉस की। ठीक है, तो मिनिमम लॉस में भी जो कंडीशंस रहेंगी वो एच वही रहेंगी, पहले वाली एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी एमआर को नीचे से काटता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं यहां पर एआर, एवरेज रेवेन्यू होगा। ठीक है, और ये होगा मार्जिनल रेवेन्यू। और कंडीशंस की जो शर्तें हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस एमआर इज इक्वल टू एमसी हो और एमसी एमआर को नीचे से काटता हो, सेकंड ऑर्डर कंडीशंस। तो यहां पर वो भी ले लेते हैं एमसी, और यहां पर हुआ हमारा ई बिंदु, संतुलन बिंदु होगा ई, और इसके ऊपर क्वांटिटी सेट करता है क्या, OQ क्वांटिटी सेट करता है। लेकिन इसके अंदर हम दिखाना चाह रहे हैं मिनिमम लॉस। तो मिनिमम लॉस माय डियर फ्रेंड्स किस अवस्था के अंदर होगा, मिनिमम लॉस के लिए ये होता है कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जोड़ होती है। जो एवरेज कॉस्ट होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जोड़ होती है। जो मिनिमम लॉस की बात आती है, तो मिनिमम लॉस माय डियर फ्रेंड्स वहां पर होता है जहां पर एकाधिकार को केवल परिवर्तित लागतें जो होती हैं वो मिल रही होती हैं, बाकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती हैं वो उसको अपने घर से देनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी मिनिमम लॉस की अवस्था माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम लॉस की अवस्था में माय डियर फ्रेंड्स एक उत्पादक जो होता है, एक एकाधिकार जो होता है, वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अपने घर से देता है, और जो उसको प्रोडक्शन के बदले में जो उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन के बदले में उसको सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही होती है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपने घर से देता है। तो यहां पर जो रेवेन्यू के बदले जो कॉस्ट मिलेगी वो कौन सी कॉस्ट मिलेगी, वो मिलेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर हम लोग जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये होती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिखाती है यहां पर, टच दिखाती है एआर का, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टच है यहां पर E1 बिंदु के ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां पर जो है उत्पादक को इस प्राइस के ऊपर जो है ना प्रोडक्शन बेचना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर वह वस्तु को बेच रहा है, सेल कर रहा है,
और इस प्राइस के ऊपर जो है जो उसको लागत मिल रही है, उसको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर मिल रहा है। यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर उसको जो ना रेवेन्यू मिल रहा है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है उसकी एक्चुअल जो लागत है, जो एवरेज कॉस्ट है वो कहां पे है? वो ऊपर है। यानी इसकी जो कॉस्ट है वो कहां पे है? और भी ऊपर है। ये है इसकी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यानी इसकी जो लागत आ रही है वो क्या है? यहां पर आ रही है। ये इसकी लागत आ रही है, E1 बिंदु के ऊपर काट रही है इसको, E2 के ऊपर काट रही है, ठीक है। यानी मिनिमम जो लॉस दिखा रहे हैं तो उसके अंदर हमने जो AR को टच करना है वो AR को टच करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को टच कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहां सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार को परिवर्तित जो लागतें हैं वो मिल रही हैं। जो फिक्स्ड लागत हैं वो अपने घर से दे रहा है। दैट मीन्स कि ऊपर जो है, जो एवरेज कॉस्ट है वो बिल्कुल ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है, वो तो उसको मिल ही नहीं रही। यानी एवरेज कॉस्ट के बराबर तो उसको रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा, एवरेज कॉस्ट तो ऊपर है। तो एवरेज कॉस्ट में से अगर हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो जो लॉस आएगा अपने को वो आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर जो है, इस कॉस्ट के बराबर जो है वो हानि उठाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम लॉस, ठीक है। मिनिमम लॉस होता है ये। अगर इसके बाद में उसको ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी न मिले, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले, तो उसको ये उत्पादन बंद करना पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं यहाँ शटडाउन। तो माय डियर फ्रेंड्स, एकाधिकार के अंदर हमने डिस्कस किया दो विश्लेषण डिस्कस किए, कुल आय और कुल लागत विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण क्या? सीमांत आय और सीमांत लागत विश्लेषण। कोडिंग हमने डिस्कस किया है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? AR ग्रेटर देन AC होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद में हमने किया मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस में क्या होता है? मिनिमम लॉस में क्या होता है? मिनिमम लॉस में होता है एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मिनिमम लॉस के अंदर हम दिखाएंगे एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। तो ये चीजें जो है हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये वाले जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो तुरंत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।